सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंग बाजार। इट्स योर टाइम टू बी द किंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट कि मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या हम हमेशा मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या हम पैसा डाल करके सच में 21 दिन में डबल कर सकते हैं, क्या मार्केट में हम अपनी कंपनीज के शेयर लिस्ट कर सकते हैं अगर हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये सारे कंसेप्ट का हम समझेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी सभी टॉपिक्स की। इसी सीरीज के आगे आने वाले वीडियोस में हम सभी टॉपिक्स की डेप्थ में चलेंगे और शेयर मार्केट को हर एक स्टैंड पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। द बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, तीनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। एक ऐसा मार्केट जहां पे कंपनीज के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हो। शेयर्स यानी कि कंपनीज में हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। तो चलिए आसान भाषा में इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक कंपनी खोलता हूं, तो शुरू में तो मेरे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने कंपनी में पैसा लगा दिया, लेकिन अब मुझे कुछ समय बाद जब बिजनेस एक्सपैंड करना है तो मुझे पैसा चाहिए होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट कि मैं बैंक में जाकर के लोन ले आऊं, लेकिन आज नहीं तो कल वो मुझे पैसा बैंक को लौटाना ही पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास बचता है कि मैं पब्लिक के पास जाऊं और उनसे कहूं कि आप मेरी कंपनी में कुछ पैसा लगाइए और बदले में कुछ हिस्सेदारी पाइए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 100 रुपए है और मेरे को 200 रुपए चाहिए टू एक्सपेंड द बिजनेस, तो मैं ऐसे 10 बंदों को ढूंढूंगा जो मेरी कंपनी में 10-10 रुपए लगाने को तैयार। उनके बदले मैं उनसे कहूंगा कि मैं आपको 5-5% की पार्टनरशिप दे रहा हूँ, आप मेरी कंपनी में 10-10 रुपए लगाइए। 5% पार्टनरशिप देने का मतलब समझिए, जैसे अगर मेरी कंपनी अगले क्वार्टर में 100 रुपए कमाती है तो 5 रुपए उस आदमी को जाएगा जिस आदमी ने मेरी कंपनी में 10 रुपए लगाया था। तो इससे उन्हें भी फायदा हो रहा है और मेरे को भी जब पैसे की जरूरत थी तो मेरे को मिल गया। सबसे बड़ी बात, मेरे को पैसे बैंक की तरह इसको वापस से लौटाने नहीं पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, पब्लिक को अपनी कंपनीज के शेयर्स ऑफर किए, उसके बदले में कुछ पैसा दिया। इसी को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि शेयर मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट कराना। एक बार मार्केट में आ जाने के बाद वो शेयर्स कंपनी से हट करके पब्लिक में हो जाते हैं। अब उन शेयर का प्राइसेस बढ़ता और घटता रहता है कंपनीज के परफॉर्मेंसेस पे, और लोग आपस में उन शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं। कुल मिलाकर के कंपनीज को जो पैसा चाहिए होता है वो मिल जाता है और लोग साथ में ग्रो करते रहते हैं। तो ये था दूसरा रास्ता कंपनीज में पैसा लाने का। लेकिन एक मिनट, कोई भी कंपनी एकदम से शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती। सेबी उसे अप्रूव करती है तभी वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। तो चलिए समझते हैं सेबी क्या होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्चुअली एक एक्ट आया था 1992 में। जैसे कि टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को मैनेज करता है, वैसे ही सेबी इंडिया के अंदर शेयर मार्केट में होने वाली जितनी सारी एक्टिविटीज हैं वो सब सेबी के अंदर होती हैं। फिर चाहे वो आपके ट्रांजैक्शंस हो गए या शेयर मार्केट में कोई अनफेयर एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, उन सबकी जिम्मेदारी भी सेबी की ही होती है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी कि शेयर मार्केट का बॉस होता है सेबी। आज के टाइम सेबी ने काफी कॉम्प्लिकेटेड नॉर्म्स बना दी हैं किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ निकालना है, यानी कि शेयर मार्केट में लिस्ट होना है। तो आखिर इतने कॉम्प्लिकेटेड नॉर्म्स बनाने की जरूरत क्या थी? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 400 साल पहले और समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई और क्या कमियां थी जो इस रिजल्ट पे आकर आई कि सेबी को इतने कॉम्प्लिकेटेड नॉर्म्स बनाने पड़े। तो चलिए समझते हैं द हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के जन्म को आज से 400 साल पहले यानी कि 16th सेंचुरी से जोड़ा जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि डच, जिसे आज के टाइम हम नीदरलैंड्स नाम से जानते हैं, वहां से शुरुआत हुई है मार्केट की। असल में तब तक दुनिया का नक्शा पूरी तरीके से खोजा नहीं गया था, तो काफी सारे मर्चेंट्स कई किलोमीटर का समुद्री सफर तय करके अलग अलग देशों में जाते थे और वहां का व्यापार देखते थे, वहां बिजनेस कैसे करते हैं, लोग कैसे रहते हैं, दुनिया का नक्शा खोजने में मदद करते थे, कहाँ क्या सामान मिलता है, कहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए लोग कई देशों में ट्रैवल किया करते थे, तो उनके लिए शिप्स लगती थी। तो क्योंकि ये शिप्स को बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था इस सब की खोज के लिए, तो इसमें काफी पैसा लगता था, जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो कि पैसा मर्चेंट्स के पास ऑब्वियसली नहीं था। तो मर्चेंट्स ने एक ट्रिक निकाला कि क्यों ना ऐसे लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास अप्रोच किया जाए जो हमारी शिप्स में पैसा लगाने को तैयार हो। बदले में उनको शिप में कुछ पार्टनरशिप दी जाएगी। शिप में पार्टनरशिप यानी कि जो भी खजाना लेकर के आएंगे, जो भी कमोडिटीज लेकर के आएंगे, पैसा लेकर के आएंगे, ट्रेड करके आएंगे, उसमें से कुछ हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स को दे दी जाएगी उनके पैसा लगाने के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मर्चेंट्स ने अपने जहाजों के शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेच दिए। और जब ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो ओपनली बिडिंग स्टार्ट कर दी गई डॉक्स पे। डॉक्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बोट्स और शिप्स वगैरह लोड अनलोड होती है अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए। अब लोग ओपनली आकर के अलग अलग शिप्स पे बिडिंग करते थे, पैसा लगाते थे, यानी कि वो इन्वेस्टर्स डायरेक्टली किसी भी शिप में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन ये काफी रिस्की भी था, क्योंकि कई बार जो मर्चेंट्स जाते थे शिप्स को लेकर के, वो कई बार उन्हें पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकू लूट लिया करते थे, या फिर समुद्री तूफान या समुद्र में रास्ता भटकने के कारण वो वापस नहीं लौट पाते थे, या शिप्स कई बार बीच में डूब जाती थी। तो जो भी इन्वेस्टर्स ने उस शिप में पैसा लगाया होता था जो वापस नहीं लौटी, उनका पूरा का पूरा पैसा डूब जाता था, वो 100% लॉस में चले जाते। तो इसी रिस्क फैक्टर को कम करते हुए इन्वेस्टर्स ने सारा पैसा एक ही शिप में लगाने की जगह अपना पैसा डिवाइड करके अलग अलग शिप्स में लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे उनका रिस्क फैक्टर कम हो गया। अब उन्हें पूरी तरीके से लॉस होना, 100% लॉस होना बंद हो गया था। इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इन्वेस्टर के पास 100 रुपए
है, तो एक ही शिप में 100 रुपए लगाने की बजाय उसने 10-10 रुपए 10 शिप्स में लगा दिए, तो इससे रिस्क फैक्टर काफी कम हो गया। अगर 2 शिप्स नहीं भी आई तो 80 रुपए तो वापस आएंगे, लेकिन अगर एक ही शिप में पैसा लगा दिया होता और वो नहीं आती तो पूरे 100 रुपए का नुकसान हो जाता। तो ये स्ट्रेटेजी काफी सक्सेसफुल रही, इतना कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्केट कैप $7.9 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने लगा था। इसको अगर हम आज के डॉलर के प्राइस के हिसाब से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इसे तो आप ही कमेंट करके बताइए वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे। इन्हीं मर्चेंट्स ने साथ में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में कई ऐसे केसेस भी देखे जाने लगे। मर्चेंट्स अपनी शिप्स को झूठ मूठ का बताकर, बेवकूफ बनाकर लोगों को मार्केट से पैसा उठाकर भाग जाते थे। जैसे कि लोग इन्वेस्टर्स को बताते थे कि ये शिप यहाँ तक जाएगी, इस कंट्री में जाएगी, इतना व्यापार करेगी, इतना ट्रेडिंग का इसका होप है, ऐसा झूठ मूठ का बिलीव कराकर, भरोसा कराकर उनसे पैसा उठाते और मार्केट से भाग जाते थे। उस टाइम पर तो ऐसे मर्चेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता था, या यूं कह लें कि इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं था जो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लेकिन आज जब इंडिया में भी ऐसे स्कैम्स देखे जाने लगे, जैसे कि सत्यम स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम और न जाने ऐसे तमाम कितने स्कैम जिन्होंने झूठ मूठ की कंपनी बनाकर, झूठ मूठ की उसकी ग्रोथ दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाया, मार्केट पे ट्रस्ट बनाया कि ये कंपनी ये करती है, इतने साल बाद यहाँ पर होगी, आज आप इसमें पैसा लगाएंगे तो 5 साल बाद आपको डबल हो जाएगा, या जो भी जितना % रिटर्न आएगा। ऐसे लोगों को भरोसा दिलाकर बेवकूफ बनाया और जो भी पैसा उठाया मार्केट से उसको लेकर के गायब हो गए। इन्हीं सब अनफेयर एक्टिविटीज को रोकने के चलते सेबी ने काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए, जिन नॉर्म्स को फुलफिल करने के बाद ही किसी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपकी कंपनी की नेटवर्थ यानी कि कुल कमाई पिछले 3 सालों में 1-1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। 50 से ज्यादा शेयर होल्डर ऑलरेडी चाहिए कंपनी में अगर उसे पब्लिकली लिस्ट होना है, और किसी भी कंपनी को RHP सबमिट करना पड़ता है। अभी RHP क्या होता है दोस्तों? RHP यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव। अगर आसान भाषा में हम RHP को समझें तो RHP एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों जिसे हम कंपनी की जन्म कुंडली कह सकते हैं। यानी कि RHP में होता है कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, फाउंडर कौन है, बैकग्राउंड क्या है फाउंडर का, एकेडमिकली, इकोनॉमिकली, कंपनी से कितना पैसा उठाने वाली है IPO से जो पैसा आने वाला है उसे कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, इन्वेस्टर्स क्या देखें कंपनी में, उनकी ओरिजिनल रिपोर्ट्स क्या है, एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, कितना पैसा कमाती है, नेटवर्थ क्या है, और ऐसी तमाम इन्फो जो इन्वेस्टर्स देखते हैं टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। और ये सब सेबी खुद वेरीफाई करती है। एक बार सेबी से वेरीफाई होने के बाद ही किसी कंपनी को मार्केट में लिस्ट किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में सेबी के बारे में इतना ही। सेबी के नॉर्म्स की डेप्थ में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में चलेंगे। इसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है दोस्तों, जिसको समझने में बहुत मजा आएगा। हम इसको आगे आने वाले एपिसोड्स में और डिटेल में समझेंगे। अब जब सेबी से वेरीफाई हो जाती है कोई कंपनी IPO के लिए, तो अब बारी आती है पब्लिक तक पहुंचने की और अपने शेयर्स के बदले पब्लिक से पैसा उठाने की। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं होता। ऐसे डायरेक्ट ना तो कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है, ना पब्लिक कंपनी के पास आ सकती है। तो क्योंकि दोनों तरफ से शेयर्स एक्सचेंज होने हैं, तो यहाँ पे रोल आता है स्टॉक एक्सचेंजेस का। तो आइए समझते हैं दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। एक ऐसा मीडिएटर जो कि दोनों को हेल्प करे, यानी कि कंपनी को एंड पब्लिक को, टू एक्सचेंज द स्टॉक विद द मनी। यानी कि कंपनी की तरफ से स्टॉक उठ करके पब्लिक के हाथ में जाने में, और पब्लिक की तरफ से जो स्टॉक्स के बदले पैसा है वो कंपनी के अकाउंट में आने के, जो दोनों एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है एज ए मीडिएटर, उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है दोस्तों, BSE एंड NSE। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की, यानी कि केमिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और फूड इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर्स की और इंडस्ट्रीज की 5000 कंपनीज लिस्टेड है। इन्हीं 5000 में से 30 कंपनीज को ऐसा सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों, जिनका एवरेज निकाल करके इंडेक्स बनाया जाता है, जिसे हम सेंसेक्स नाम से जानते हैं। सेंसेक्स एक्चुअल में एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसको देख करके हम BSE का पूरा शेयर मार्केट का हाल जान सकते हैं, आज मार्केट ऊपर है या नीचे है, केवल सेंसेक्स के नंबर को देखकर। अगर इंडेक्स को समझना है तो आप ऐसे समझिए, जैसे हमारी स्कूल बुक्स में इंडेक्स दिए होते हैं, जिनको हम देख करके पता लगा सकते हैं कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, कितना बड़ा है, कितना लेंथ है, कितने पेजेस है। वैसा ही हाल इंडेक्स का कुछ शेयर मार्केट में होता है। अलग अलग इंडेक्सेस को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट कैसा है। सिमिलरली दूसरा स्टॉक एक्सचेंज आता है NSE। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका इंडेक्स होता है निफ्टी, जो कि बना है 2 वर्ड्स को मिला करके, नेशनल प्लस 50, यानी कि इसमें देश की टोटल 50 कंपनीज का शेयर प्राइस का एवरेज दिया जाता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी, अगर हमें BSE या NSE के शेयर मार्केट का हालचाल जानना है तो उनके इंडेक्स को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इनका मार्केट ऊपर है या नीचे है। बहरहाल जब कंपनीज अपने स्टॉक का प्राइस को डिसाइड करती हैं, तो मार्केट में आने के बाद, यानी कंपनीज के खाते से निकल करके वो शेयर पब्लिक के पास आने के बाद, उन शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, क्यों होता है, कौन डिसाइड करता है। तो आइए सारे कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का शेयर 1000 फिक्स किए जाने पर 1 लाख कस्टमर्स रेडी हो जाता है उस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, लेकिन कंपनी ने अपने मार्केट में केवल 80,000 शेयर ही लिस्ट करा रखे हैं, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाया जाता है ताकि डिमांड कुछ कम हो और सप्लाई के बराबर आ सके। मान लीजिए अगर शेयर प्राइस 1000 रुपए से बढ़ा करके 1200 कर देने पर 20,000 कस्टमर्स कहते हैं कि नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड दिस शेयर, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ चुका है। तो क्या देखा हमने कि डिमांड जो थी वो 1 लाख से घट करके 80,000 पे आई
और सप्लाई तो ऑलरेडी 80,000 ही थी मार्केट में। तो ये दोनों कंडीशंस इक्वल हुई तो मार्केट सेटिस्फाई हुआ। तो इससे हमने देखा कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई ने 1000 से बढ़ा करके शेयर का प्राइस 1200 कर दिया। डिमांड एंड सप्लाई का सेम फंडा तब भी काम करेगा जब प्राइस 1000 से गिर करके 900 पे आएगा। तो ये था पूरा शेयर के प्राइस का फ्लक्चुएशन का कंसेप्ट मार्केट में कि शेयर प्राइस कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है कैसे होता है। तो क्योंकि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, तो इसलिए हमने इस वीडियो में हर टॉपिक को केवल ऊपर ऊपर से कवर किया है। और ये एक सीरीज है दोस्तों स्टॉक मार्केट पे, जिसमें आगे आने वाले वीडियोस में हम हर टॉपिक को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, एक अच्छे स्टॉक के फीचर्स क्या होते हैं, कैसे एक अच्छे स्टॉक से मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाया जाता है, कब तक उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करी जाती है, इन्फॉर्मेशन को समझा कैसे जाता है मार्केटिंग टर्म्स में, लोग शेयर मार्केट गिरते वक्त कैसे पैसा बनाते हैं, बेयर्स और बुल्स के कंसेप्ट, और ऐसे कई सारे टॉपिक्स की काफी डेप्थ में चल के कवर करेंगे दोस्तों। और हाँ, लास्ट एपिसोड में शेयर मार्केट के भगवान कहे जाने वाले वॉरेन बफेट की स्टडी भी होगी। तो काफी एक्साइटिंग होने वाली है सीरीज, लेकिन आपको नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो आ रहा होगा अदर साइड उसे प्रेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको जानना है शेयर मार्केट के बारे में। चलिए चलते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।